नमस्कार। आपकी बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। लोकतंत्र में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है और जब भारत जैसे देश में विशेष करके जब लोकसभा का चुनाव करीब आता है तो विपक्ष की ये कोशिश होती है कि वो सत्ता में जो लोग काबिज़ हैं उनको बेदखल करके वो खुद सत्ता पर आए। लेकिन इस चीज़ को लेकर इस देश में कई तरीके के समय समय पे परीक्षण होते रहे हैं। एक परीक्षण अभी भी करने की कोशिश हो रही है। विपक्षी एकता के नाम पे कई जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो सफल होंगे नहीं होंगे, जुड़ने में भी कितने लोग जुड़ पाते हैं, जनता उनको स्वीकार करती है कि नहीं करती है, ये मेरा मुद्दा नहीं है। दरअसल हम उस इतिहास के बारे में आपको साथ बात करना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे, जिससे जब भी आपको फ़ैसला लेना पड़ेगा तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा इतिहास कैसा रहा है, कितना सजीव लोकतंत्र हमारा रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी हो। तो लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से अगर आप बात करेंगे तो 1977 में पहली बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ और वो एक्सपेरिमेंट था कि 1975 में इमरजेंसी जब लगाई गई थी इस देश में कांग्रेस की तरफ से, इंदिरा गांधी की तरफ से, तो उस समय जितने भी बड़े विपक्ष के जो नेता थे, सभी पार्टियों के बड़ी जितनी भी पार्टियां थे, बड़े कद्दावर नेता सारे थे, उन सबको उन्होंने जेल में बंद किया था। और वहीं पे ये पनपा था कि कैसे हम मिलकर, अकेले शायद हरा पाना आसान नहीं होगा, लेकिन मिलकर हम कैसे हरा सकते हैं। तो उन्होंने तय किया कि हम अपनी अपनी पार्टियों का जो अस्तित्व है उसको ख़त्म करते हैं और एक नई पार्टी को जन्म देते हैं। और उससे निकला जनता पार्टी। उस जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, जनता का उसको अपार समर्थन मिला और सत्ता से बेदखल करने में जनता पार्टी कांग्रेस को सफल रही। लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक ये सफलता नहीं रह पाई और उसका कारण दो मोटे तौर पे रहा। पहली चीज़ कि एक तो खैर मुद्दे के तौर पे सिर्फ उठाया गया, जो विचारधारा के मुद्दे को लेकर उठाया गया प्रश्न था, वो सिर्फ एक, मेरे नज़र में वो एक छलावा था, क्योंकि वो किसी दूसरी जो लड़ाई थी, आंतरिक जो विरोधाभास था, उसको छुपाने के लिए उस पे से ध्यान भटकाने के दिशा से वो काम किया गया था। और वो मामला उठाया गया था कि आरएसएस के साथ जो जनसंघ के जो लोग थे, चूँकि जनसंघ का भी विलय उसमें हुआ था जनता पार्टी में, कि जनसंघ के जो सदस्य हैं वो अब चूँकि जनता पार्टी के हैं तो वो सिर्फ जनता पार्टी के ही सदस्य रहे, आरएसएस के सदस्य नहीं रहे। तो ये दोहरी सदस्यता के नाम पे उन्होंने ये एक जिसको कहते हैं कि विवाद उन्होंने पैदा करने की कोशिश की। जनसंघ के लोगों ने ये तय किया कि उनकी विचारधारा उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और एक नई पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम आज हम सबको जानते हैं, सत्ता में है, वो बीजेपी है। लेकिन उससे जो बड़ी बात ये थी कि जो सफल नहीं हो पाया, जिस तरफ मैं इशारा कर रहा था, वो था कि वो जो बड़े बड़े जो नेता आए थे, अलग अलग विचारधारा वाले, समाजवादी सोच वाले, पुराने कांग्रेसी सोच वाले, थोड़े से साम्यवादी सोच रखने वाले लोग, इन सबों के बीच में एक ईगो का क्लैश था, एक महत्वाकांक्षा की बात थी कि वो सत्ता में हाँ किसका ज़्यादा वजन हो, उसकी किसकी बात ज़्यादा चले। इन सारे चीज़ों को लेके वहाँ पे ये परेशानी शुरू हुई और इसका फ़ायदा कुछ दिनों के बाद कांग्रेस ने उठाया। जो मोरारजी देसाई की सरकार जो चल रही थी जनता पार्टी में, वो टूट होती है, चौधरी चरण सिंह बाहर आते हैं कुछ साथियों के साथ में और कांग्रेस उनको बाहर से समर्थन करके प्रधानमंत्री बनवा देती है। तो इस दौर में 77 से 80 के बीच में दो एक्सपेरिमेंट ख़ास तौर पे हो गए कि सभी दलों का विलय का हो जाना और एक नई परंपरा की शुरुआत की किसी एक छोटे से भी दल को, जिसको मेजॉरिटी से दूर दूर का वास्ता नहीं है, उसको एक बड़ी पार्टी बाहर से समर्थन करके सत्ता पे बैठा लेती है। उसको फेल होना था, फेल करा दिया गया। चरण सिंह का भी इस्तीफ़ा हो गया, चुनाव हुआ, कांग्रेस वापस आ गई। फिर एक एक्सपेरिमेंट 1989 में हुआ और इस 89 में भी 1989 में कांग्रेस से निकल कर आए वीपी सिंह और उनके कुछ साथियों ने जन मोर्चा बनाया। उस जन मोर्चा के साथ में जो कई सोशलिस्ट जो पार्टियां थीं, समाजवादी सोच वाली जो पार्टियां थीं, उन्होंने हाथ मिलाया
और एक जनता दल का गठन हुआ। जनता दल को लोगों का समर्थन मिला, लेकिन वो इतना समर्थन नहीं था जिससे कि वो अपनी सरकार बना सके, तो उन्हें सहायता की ज़रूरत थी। और यहाँ पे वो एक तीसरे एक्सपेरिमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो ये देखने को मिला कि इस देश में दो परस्पर विरोधी विचारधारा रखने वाले लोग, जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लेफ्ट फ्रंट के जो लोग थे, और दूसरी तरफ बीजेपी, जिसको लोग कहते हैं कि वो राइटिस्ट पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, और कुछ लोग उसको कम्युनल पार्टी का भी संज्ञा देते हैं, जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। लेकिन ये बाहर से उन्होंने समर्थन देने की बात की, सरकार कुछ दिन चली, लेकिन जैसा होता है कि विचारधारा की जो बात आई कि जो राम जन्मभूमि का जो मूवमेंट चल रहा था, रथ यात्रा को रोकने की कोशिश हुई, लाल कृष्ण आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया बिहार में, तो बीजेपी ने समर्थन वापस लिया वीपी सिंह की सरकार से। सरकार गिरी, लेकिन सरकार गिरने के बाद एक नई सरकार को फिर कांग्रेस ने बाहर से खड़ा किया समर्थन देते हुए, और वो सरकार रही चंद्रशेखर की। वो पहले ही मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन अधिकांश लोगों का समर्थन वीपी सिंह के साथ था, तो उनकी वो महत्वाकांक्षा उस समय पूरी नहीं हुई थी। इस बार अपने पुराने साथी चंद्रशेखर की महत्वाकांक्षा को कांग्रेस ने पूरी कर दी, लेकिन सरकार को फिर उन्होंने नहीं चलने दिया। और उसके बाद जो सरकारें बनी, कांग्रेस 91 में जब सरकार बनाए तो ली उसको, लेकिन मेजॉरिटी उसको भी नहीं आया। तो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट पूरे टर्म पे, चूँकि उसके पास बड़ी संख्या थी, 250 के करीब उसके पास संख्या थी, थोड़े से समर्थन की आवश्यकता थी, और वो जब जब ज़रूरत पड़ता रहा तो छोटी छोटी पार्टियों का समर्थन वो हमेशा जुटाते रहे। कुछ मुद्दों के विषय का जब मौका आता था तो उसमें विपक्ष की भी कई पार्टियाँ जो थीं वो भी उनका समर्थन कर देती थी। तो नरसिम्हा राव जी की सरकार जो पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा की, 1996 का मौका आया। इस समय कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभर कर आई। लेकिन जब वो उभर कर आई तो उसके साथ देने के लिए बहुत सारी पार्टियां नहीं आ पाई, और वो मेजॉरिटी नहीं उनके पास, जिसको कहते हैं 272 की जो संख्या चाहिए, वो 272 की संख्या वो जुटा नहीं पाए। तो 13 दिन की वो सरकार वाजपेयी जी की वो चली गई। ये भी एक हिस्टोरिकल, जिसको अगर कह लें, लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भारत के, ये एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि यहाँ से फिर एक नई परिपाटी की शुरुआत हुई। यहाँ फिर एक यूनाइटेड फ्रंट बना के सरकार चलाने की कोशिश हुई, और उस यूनाइटेड फ्रंट को बाहर से समर्थन करने का काम किया कांग्रेस ने। उस यूनाइटेड फ्रंट में बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ थी, वो मिल के उन्होंने सरकार बनाई। कोई एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे नेतृत्व करने का, जिसका पूरे देश में या बड़े भूभाग में जिसका वर्चस्व रहा हो, वैसी बात नहीं थी। तो असर ये हुआ कि कुछ दिनों के बाद देवे गौड़ा की सरकार गिरा दी गई, एक दूसरी सरकार खड़ी हुई, वो आई के गुजराल केस पे रही, लेकिन उसको भी ज़्यादा दिनों तक चलते नहीं दिया गया, क्योंकि वो बाहर कांग्रेस के समर्थन से सरकार चलाई जा रही थी। अंतर्विरोध बहुत ज़्यादा उनके बीच में नहीं रहा था, लेकिन जो बाहरी जो साथी था उसके साथ विरोध होता था। इसमें एक और जो महत्वपूर्ण इस दौरान में ये बात रही थी कि ये वो समय था जो पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी केंद्र सरकार के हिस्सा बनी थी। आपको याद होगा कि इंद्रदीप गुप्ता जी थे सीपीआई के, वो गृह मंत्री भी बने थे। उसके बाद 1998 का चुनाव था। उस 98 के चुनाव में एनडीए के शक्ल में बीजेपी के नेतृत्व में एक गठबंधन बनता है, कोलिशन बनता है, और ये कोलिशन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे बनता है, और वो सत्ता पे रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद, 13 महीने के बाद, उस सरकार को गिराने का अविश्वास का प्रस्ताव आता है, वो गिर जाती है। मध्यावधि चुनाव होता है 99 में, लेकिन एनडीए को, वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत मिलती है, भारी सफलता मिलती है, और वो सरकार में पूरे 5 साल चलते हैं। ये पहला मौका ऐसा रहा कि जब सभी पार्टियां अपने वजूद को बना के रखते हुए भी सक्सेसफुली पूरे 5 साल का एक बड़ी पार्टी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व में सरकार चलाने में सफल हुई। 2004 चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव हारने के बाद ये भी एक पहला हुआ
कि एक दूसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी पहली दफ़ा नेतृत्व करने को तैयार हुई और उसका समर्थन करने के लिए वो सारे दल तैयार हुए, बहुत सारे दल तैयार हुए, सारे कहना गलत होगा, बहुत सारे ऐसे दल तैयार हुए जो कि लगातार उनका विरोध करते रहे थे। वो मिलके एक सरकार बनाने का, एक गठबंधन बनाने की कोशिश की जिसका नाम यूपीए के तौर पे है, और वो सरकार चली। यहाँ पे ये था कि इस गठबंधन को वाम मोर्चे का समर्थन बाहर से हासिल था, वो सत्ता में शामिल नहीं हुए थे। 2009 में फिर चुनाव होता है और उसी गठबंधन को फिर बहुमत मिलता है। लेकिन 2014 में देश ने एक बदलाव किया, लंबे समय के बाद बदलाव किया। दरअसल 30 साल के बाद उसने 1984 के बाद का ये बदलाव था, जब उसने एक सिंगल पार्टी को बहुमत दे के भेजा, साथ में उनके घटक दलों को भी भेजा। एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी के नेतृत्व में ली, जिसमें बीजेपी को खुद की बहुमत थी, लेकिन उसके बावजूद एनडीए चलता रहा। पूरे 5 साल का कार्यकाल हुआ। 2019 में फिर जनता ने उसी नेतृत्व को, उसी पार्टी को और उसी गठबंधन को दोबारा चुना, बड़े बहुमत के साथ में। अब उस गठबंधन को चुनौती देने की कोशिश इस बार 2024 के चुनाव में हो रही है, और उसके लिए ही ये सभी पार्टियां जो विपक्ष की है, कई पार्टियां, 15 अभी तक की बात हो रही है कि वो मिलकर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या उसका नतीजा निकलता है, जनता उनको स्वीकार करती है या नहीं करती है, ये तो जब स्वरूप उनका सामने आएगा तभी कुछ कहा जा सकता है, और जनता का फैसला तो आखिरी फैसला होगा। तो उसके बारे में मैं कुछ विशेष टिप्पणी अभी नहीं करूँगा इस मामले पे। लेकिन जनता के लिए ये ज़रूरी है कि अपने जो लोकतंत्र में चुनाव का जो इतिहास क्या रहा है, सरकारों का इतिहास क्या रहा है, गठबंधन का इतिहास क्या रहा है, उसको ज़रूर जाने समझे कि वो किस तरीके से उनके लिए काम कर पाई या नहीं कर पाई, इसका भी वो आकलन करे, भूलें नहीं। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और मुद्दे पर बातचीत करूंगा, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपकी बात के इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।